हेलो एवरीवन, हम एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमी अर्थशास्त्र क्लास 9th एंड चैप्टर 1। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पालमपुर गांव की कहानी एक स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है, उसको हम समझते हैं। ठीक, अवलोकन है कि इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है, और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। यहाँ से हम समझेंगे कि उत्पादन से संबंधित क्या विचार है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ आपको बताने की कोशिश की जा रही है। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। ठीक है, वहाँ के लोग खेती करते हैं, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इस उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। तो यहाँ हमें एक बेसिकली ये जानना है कि जो पालमपुर है गांव है, वहाँ के लोगों का मुख्य जो पेशा है वो कृषि है। ठीक है, और उसके अलावा जो भी लघु स्तरीय पे विनिर्माण जैसे डेयरी, परिवहन, ये सारे सीमित स्तर पर की जाती है। तो इस उत्पादन क्रियाओं के लिए अलग अलग संसाधन की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा। तो ये सबको किस प्रकार से समायोजित किया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। परिचय। पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव है, ऐसा नहीं कि छोटा गांव है, बड़ा गांव है ये। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब पालमपुर से 3 किलोमीटर दूरी पर एक बड़ा गांव रायगंज भी है। प्रत्येक मौसम में ये सड़क जो है गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है, और इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक तक देखे जा सकते हैं। मतलब कि जो सड़क है ना वो पक्की सड़क है। ठीक, तक वहाँ पे मोटरसाइकिल भी चलती है, भैंसा बग्घी भी, ट्रैक्टर भी, ये सब वस्तुएं चलती है। कुछ अन्य वस्तु से लदी हुई गाड़ियाँ भी चलती है। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं, और उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। ठीक, अनुसूचित जाति दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है, और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। तो यहाँ हम क्या देख तो यहाँ हम जाति विभिन्नता भी देख रहे हैं, जहाँ हम देख रहे हैं कि उच्च जाति के लोग, ठीक है, उनके मकान बहुत बड़े होते हैं, ईंट और सीमेंट के बने हैं। वहीं अगर हम देखें कि छोटे जाति जो हैं, अनुसूचित जाति दलित लोग हैं, उनको एक कोने में बहुत ही छोटे घर में रहते हैं। उनकी जो मकान है मिट्टी और फूस, घास फूस से बनी हुई है। तो ये हमें कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक, अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं, मतलब बिजली की सुविधा अच्छी खासी है, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों में भी किया जाता है। ठीक, पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल भी है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। मतलब गांव अच्छे खासे विकास के स्तर पर है। वहां बिजली भी है, स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है। ठीक, उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़क, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है, और अन्य उत्पादन गतिविधियों में, जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। ठीक, यहाँ है उत्पादन का संगठन, इसके बारे में बोला गया है। देखते हैं। उत्पादन का उद्देश्य
क्या है? उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक है। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन। यहाँ ये ध्यान में रखना है कि उत्पादन के लिए क्या क्या जरूरत है। भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम, ठीक है, अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक जो है उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। 3 आवश्यकता भौतिक पूंजी है, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? फर्स्ट है, यहाँ देखिए, औजार, मशीन, भवन। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। यहाँ देखिए, कच्चा माल और नगद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। ठीक, एक चौथी आवश्यकता भी होती है, आपको स्वयं उपभोग हेतु बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। यहाँ देखिए, कारखाने में मशीनों पर कार्य करते श्रमिक। कारखाने में मशीन पर इस तरीके से काम कर रहे हैं श्रमिक। ठीक, इस चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम और अस्थायी पूंजी की पहचान करना है। भूमि है और श्रम भी काम कर रहे हैं और यहाँ की स्थायी जो पूंजी है उसको भी हम देख रहे हैं। ठीक, उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। ठीक, यहाँ देखिए, पालमपुर की खेती के बारे में जानते हैं। भूमि जो है स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं और इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। ठीक है, भूमि क्षेत्र तो स्थिर है, वो ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक, पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। ठीक, कोई विस्तार नहीं हुआ है, इसलिए स्थिर है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। यद्यपि गांवों में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? अब हम जानेंगे, क्या उस भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? अब भूमि तो स्थिर है, तो उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पैदावार करें? जैसे बाकी सब इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, अपनी कंपनी को बढ़ाते हैं। लेकिन कृषि में क्या है ना कि भूमि स्थिर है, तो उसको हम विस्तार नहीं कर सकते। लेकिन हम ट्राई करेंगे कि भूमि जो स्थिर है उस पर हम अधिक पैदावार कैसे हम बढ़ाएं। ठीक, यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम यानी खरीफ के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं।
इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम रबी के टाइम में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं जो है वो किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। मतलब जितना खाने योग्य है उसको घर पे हम रखेंगे, बाकी है जो बेच दिया उन्होंने। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। ठीक है, गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती थी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी ही किसानों ने अपनी निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। ठीक है, यहाँ देखिए बॉक्स में दिया हुआ है, भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदीय मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिण पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। ठीक है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। हमने देखा कि पालमपुर में भी एक वर्ष में एक से ज़्यादा फसल की पैदावार हो रही है। वहाँ आलू की भी खेती हो रही है। ठीक है, ज्वार बाजरा की भी खेती हो रही है, गेहूँ गन्ने की खेती हो रही है, तो एक से अधिक फसल की खेती हो रही है। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सामान्य प्रणाली है। मतलब कि सीमित भूमि है तो वहाँ हम ज़्यादा कैसे अपनी उपज बढ़ाएं, तो उसका एक प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा गेहूं की फसल इस तरीके से, गेहूं बाजरा गन्ना आलू। ठीक है, विभिन्न फसल दिखाया गया यहाँ आपको। इस सारणी के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि 1950-51 में जुताई क्षेत्र 132 मिलियन हेक्टेयर थी और यहाँ से ये बढ़कर 2016-17 में एक 200 मिलियन हेक्टेयर हो गए हैं, मतलब बढ़ गए हैं। ठीक, यहाँ देखिए पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2020 आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय कृषि निगम और किसानों के कल्याण विभाग के द्वारा यहाँ देख सकते हैं आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने पढ़ा, आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली, दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना, उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। तो इन्वेस्ट तो यहाँ किया नहीं उन्होंने, जैसे कि उर्वरक के लिए उन्होंने गाय के गोबर, मतलब वो पालते भी थे पशु को, तो वहाँ से गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद प्रयोग करते थे। ठीक, 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन की
उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास भूमि सीमित है, स्थिर है, ठीक है। तो उस भूमि पे तो हम भूमि बढ़ा नहीं सकते, लेकिन उसी भूमि पे हम ज़्यादा फसल कैसे पैदा करेंगे। तो उसके लिए हम हाई मतलब कि अच्छी क्वालिटी का बीज हमने बनाया हरित क्रांति के दौरान, और वहाँ से अधिक मात्रा में अनाज पैदा होने लगे। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की ज़रूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी, ठीक है। तो उपज बीज जो हम लगाएंगे उसके लिए हमें अच्छी सिंचाई चाहिए, रासायनिक उर्वरक चाहिए, कीटनाशक चाहिए, ये सब की भी तो ज़रूरत थी। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया, और इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग भी किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल बढ़ाने के लिए मशीनें खरीदी, जिससे जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। HYV बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई, ठीक है। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं ही काफ़ी मात्रा में उपलब्ध थी, ठीक। इस चित्र में देखिए आधुनिक कृषि के तरीके, HYV बीज, रासायनिक उर्वरक, यहाँ आपको दिखाया गया है कि आधुनिक कृषि विधि आपको दिखाया गया है। यह अधिक उपज वाले बीज हैं, ठीक है। इसको हमने डाला इस खेत में, ठीक है। इसके लिए हमें उर्वरक की ज़रूरत है, कीटनाशक की ज़रूरत है, कृषि यंत्र ट्रैक्टर की ज़रूरत है, ठीक है। डीजल की कृषि ट्रैक्टर के लिए हमें डीजल की ज़रूरत है। सिंचाई की ज़रूरत है, सिंचाई आप नहर से कर सकते हैं या पंप सेट से कर सकते हैं, बांध से कर सकते हैं, और इसके लिए हमें बिजली की ज़रूरत है, ठीक। क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। अब यहाँ बताना है कि क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। जैसे पहले हम जो बीज प्रयोग करते थे उसके लिए हम गोबर या खाद, प्राकृतिक खाद ही उसमें डालते थे, लेकिन अब रासायनिक उर्वरक डाल रहे हैं, ठीक है। सिंचाई और भी अच्छे से कर रहे हैं, कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या भूमि यह धारण कर पाएगी, उसके बारे में हमें पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानीपूर्वक प्रयोग करने की ज़रूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई। ओह माय गॉड, यहाँ देखिए हरित क्रांति में हम ज़्यादा उपज वाले बीज का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन उससे हम क्या कर रहे हैं, अधिक उर्वरक डाल रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता भी कम हो गई है। तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल भी कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। यहाँ देखिए पालमपुर गांव कृषि भूमि का वितरण, इस तरीके से कृषि भूमि का वितरण किया गया है पालमपुर गांव में, ठीक। बॉक्स में दिया हुआ है रासायनिक उर्वरक क्या है। ये ऐसे खनिज देते हैं रासायनिक जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भौम जल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी, ठीक है। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वहाँ खेती की लागत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ देखिए
पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है? आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित हैं। ठीक है, बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं, और भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। यहाँ देखिए कृषि भूमि का वितरण, कुछ भूमि जो है ये बड़े बड़े खेत हो रहे हैं तो यहाँ तो सही है, लेकिन कुछ आप देखिए यहाँ छोटे छोटे कृषि है, खेत है, तो यहाँ से जो उत्पादन होता है उनके लिए पर्याप्त नहीं होता है। यहाँ बॉक्स में दिया है कि 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात यह भूमि उसके तीनों पुत्रों में बीच में बंट गई। अब प्रत्येक के पास केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा बचा। ठीक है, परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे थे। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ा। मतलब अब देखिए किसी इंसान के पास एक भूमि है, ठीक है, अब उनके 3 बेटे हैं तो उनमें ये डिवाइड, 4 बेटे हैं तो 4 भाग में डिवाइड हो जाएगा, तो ये छोटे छोटे और टुकड़े में डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ से उत्पादन भी कम होगा। ठीक, चित्र 1.5 में आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़े को देख सकते हैं। यहाँ हमने देखा, ठीक है, ये छोटे छोटे टुकड़े, इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लॉट हैं। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि है। ठीक, यहाँ देखिए खेती में कार्य, गेहूं की फसल कटाई, बीज बोना, कीटनाशकों का छिड़काव तथा आधुनिक एवं परंपरागत विधियों से फसलों की जुताई हो रही है। यहाँ देखिए फसलों की कटाई हो रही है, यहाँ फसलों की जुताई हो रही है। ठीक है, यहाँ कीटनाशक छिड़काव हो रहा है, यहाँ भी छिड़काव हो रहा है, यहाँ बैलों से जुताई हो रही है, यहाँ ट्रैक्टर से जुताई हो रही है। यहाँ देखिए सीमांत एवं छोटे कृषक 2 हेक्टेयर से कम जिसके पास है वो ये देखिए 55.4%, और यहाँ आपको दिखाया गया अर्ध मंझोले और बड़े कृषक 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो वो है 85%। ठीक है, कृषकों की संख्या। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। ठीक, खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। ठीक, यहाँ देखिए आपको बताया जा रहा है, इसको हम देखते हैं। ये बोल रहे हैं आजकल काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और वह भी बहुत कम दिनों के लिए। जो छोटे किसान हैं वो बोल रहे हैं, जिनके पास खेत नहीं है वो बोल रहे हैं कि आजकल काम मिलना बहुत ही कठिन है। ठीक है, और जब भी उनको काम मिलता है तो बड़े किसान ही उनको अपने पास रखते हैं, वो भी बहुत कम दिन के लिए। ठीक, हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गहाई के लिए थ्रेसर है। यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों को छिड़कते भी हैं। ठीक है, मुझे स्थानीय साहूकार को 2000 रुपये देने हैं। मैंने पिछले गर्मियों में 1000 रुपये लिए थे। अब खेतों में काम नहीं था, मैं इसे कैसे चुकता कर पाऊँगा? मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमाता हूँ। यहाँ देखिए ये बोल रही है घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसे अभी अभी एक हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए इस वर्ष
उसने एक हार्वेस्टर भी खरीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 माह से भी कम समय काम किया था। मतलब किसान जो है अब वो जैसे पहले कटाई के लिए श्रम को वो हायर करते थे, मतलब श्रम उनकी कटाई फसल की कटाई करते थे, लेकिन अब वो जो है घनश्याम वो अब हार्वेस्टर खरीद लिया, मशीन का उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अब श्रम को जो भी उनके यहाँ काम करते थे उनको तो अब काम नहीं देंगे, जिनकी वजह से जो उनके यहाँ काम करते थे उनके पास अब काम नहीं है। ठीक, इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट भट्ठे पर काम भी तलाश करनी पड़ेगी। मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। डाला और रामकली के बीच बातचीत। डाला और रामकली गांव के सबसे निर्धन नागरिक में से एक हैं। फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसा किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा श्रम का, जो श्रमिक वहाँ काम करते हैं, यहाँ देखिए श्रमिकों का जो है खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसा किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी जो है नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरे फसल और खेती में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। डाला जो है वो पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है, उनके पास भूमि नहीं है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये, ठीक है, मार्च 2019 के अकॉर्डिंग एक दिन में न्यूनतम वेतन 300 रुपये है, निर्धारित है, लेकिन डाला को मात्र 160 रुपये ही मिलते हैं। पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतिहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से हैं। ठीक, यहाँ देखिए खेत, अब तो हमने देखा श्रम के, अब हम जानेंगे खेतों के लिए आवश्यक पूंजी के बारे में जानेंगे। आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। अधिसंख्य छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से क्या करते, कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। ठीक, यहाँ सविता की कहानी आपको बताया जा रहा है। सविता जो है एक लघु कृषक है। वो अपनी 1 हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की ज़रूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3000 रुपये चाहिए। ठीक है, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह जो है वो कविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। 24%, OMG, 24% बहुत ऊंची कर होती है, जो कि जिसके ऊपर वो कर्ज देने के लिए रेडी है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम भी करेगी। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई जो है पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर के कामों की भी बहुत जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। यहाँ देखिए, छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे कि किस तरीके से उनके
बचत होती है। ठीक, अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया। ठीक है, गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं, मतलब अब गेहूं बीज भी हमने बो दिया, सिंचाई भी किया, श्रम भी हायर कर लिया, अब क्या हो गया कि अब गेहूं पैदा हो गए और गेहूं की कटाई भी हो गई। तो अब किसान गेहूं का क्या करेंगे? वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं क्या करते हैं, रख लेते हैं और अधिशेष जो बाकी बच जाता है गेहूं उसको बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसलिए मझोले और बड़े किसान ही बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, बाजार में व्यापारी गेहूं खरीदकर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेच देते हैं। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त है। अपने अतिरिक्त गेहूं को वह रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। ठीक, तेजपाल सिंह जो है वो इस कमाई का क्या करता है, अब कमाई हुआ तो उसका क्या करेगा? तो पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया था। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं अपने पैसों को। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मंझोले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रखा जाता है और इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने तथा अथवा दुकान खोलने में भी करते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। यहाँ देखिए क्या अन्य कार्य है। फर्स्ट है डेयरी। ठीक है, अन्य प्रचलित क्रियाएं। पालमपुर में कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में बेचा जाता है। यहाँ देखिए पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण है। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए मिश्री लाल की कहानी आपको बताया गया है कि मिश्री लाल जो है वो गन्ने पर पेरने वाली एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेत में लगाया है। पहले गन्ने को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, पर अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदकर उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है और इस प्रक्रिया में मिश्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। ठीक है, यहाँ देखिए पालमपुर के दुकानदार के बारे में देखते हैं। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार मतलब वस्तु विनिमय नहीं करते। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियाँ, कॉपियाँ, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर
जो है बस स्टैंड के निकट है, अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है। ठीक है, वे खाने की चीज़ें बेचते हैं। यहाँ देखिए करीम की कहानी आपको बताया जा रहा है। इसको हम देखते हैं क्या है भाई करीम की कहानी। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। अब यहाँ देखेंगे परिवहन तेजी से विकसित होता एक क्षेत्र के बारे में। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियां चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। ठीक है, यहाँ देखिए किशोर की कहानी आपको बताया जा रहा है कि किशोर एक खेतिहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती थी। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता है। ठीक है, अब उसने अपनी भैंसा गाड़ी भी बना ली है जिसमें वह कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है या कभी कभी वह गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता है। हर एक महीने उसे परिवहन संबंधित कोई ना कोई काम मिल जाता है। परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। ठीक, यहाँ क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने का रीज़न ये है कि यहाँ से हमने जो भी पढ़ा, ठीक है, उसका आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, और कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।